उसमें भी आपके अलग प्रकाशित है, तो उसको खारिज नहीं किया जा सकता। तीसरी है कि पीयर रिव्यू को लेकर, क्योंकि पीयर रिव्यू को लेकर यूजीसी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। अमूमन क्या होता है कि थॉमस इक्विटर्स और स्कोपस और वेब ऑफ साइंस को लेकर कि इसमें जो जर्नल इसमें शामिल है और इसमें यदि आपका आलेख प्रकाशित होता है तो आप कंफर्म हो जाइए, उसको कहीं भी खारिज नहीं किया जाता है। लेकिन इससे इतर जो पीयर रिव्यू के जर्नल होते हैं, उसमें वो मुझे जहां तक लग रहा है कि वो क्या देखेंगे कि पीयर रिव्यू का मेंशन होना चाहिए कि क्या वो पीयर रिव्यू जर्नल है कि नहीं। अगर उसके कवर पे, मतलब जो कवर पेज होता है पत्रिका का, या फिर अंदर या फिर वेबसाइट पे ये होना चाहिए कि वो पूर्व समीक्षित है, पीयर रिव्यू है, रेफरीड है, ये पत्रिका ने जरूर जिक्र किया हो। दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए, जो जर्नल का एवल्यूएशन होता है, एक मतलब एक मानक होता है कि इस पत्रिका की शोध के स्तर पे कितने खरी उतरती है, तो अलग अलग कंपनियां उसको लेकर एक नंबर जारी करती हैं, उसको इम्पैक्ट फैक्टर है। तो अगर इम्पैक्ट फैक्टर उस पत्रिका का है, रिव्यू बोर्ड बना हुआ है जो उसका विशेषज्ञ समिति होती है, और दूसरा उसमें लिखा हुआ है, तो वो मतलब जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो उसको मान्य करते हैं। और क्योंकि आयोग वाले मसले पे मुझे ये लगा था, क्योंकि किसी तरह की क्लैरिटी थी नहीं, मतलब कि किस किस सोच को लेकर वो मतलब पत्रिकाओं को देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम मानव एथिक्स की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि जिन पत्रिकाओं में ये मेंशन किया हुआ है, वहां उसमें प्रकाशित आलेख मान्य हो सकते हैं। एक जो सुनने में आया था, हालांकि मैं उसको नहीं मान रहा हूं, कि रेफरेंसेस को लेकर था कि रिसर्च आर्टिकल में जो रेफरेंस होते हैं वो भी में आधार बनाया गया है उसको। तो इसमें यह होता है कि लिटरेचर में, खासकर साहित्य में, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जिसमें सिर्फ आलेख प्रकाशित होते हैं और शोध आलेख की कैटेगरी है नहीं। और रिसर्च जर्नल में वही आलेख प्रकाशित होते हैं जिसमें रेफरेंस होना चाहिए, मतलब कंपलसरी होना चाहिए, वरना प्रकाशित ही नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आलेख को लेकर क्योंकि कोई जानकारी स्पष्ट सामने से नहीं है, तो आप पहले से नहीं पता कर सकते कि मतलब वो आलेख मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा वहां पे, मतलब स्क्रीनिंग में। क्यों? और मुझे लगता है ये क्योंकि पता ही नहीं है, तो फिर इस पर हम बहुत बोलना भी समझ में नहीं आता। एथिक्स ये कहता है कि हाँ, आप अपनी पत्रिका जिसमें आपका आलेख प्रकाशित हुआ है उसको देखिए, क्या उसमें पीयर रिव्यू लिखा हुआ है, क्या उसका बोर्ड है, और क्या उसका इम्पैक्ट फैक्टर है। अगर तीन में से कुछ नहीं है तो मान के चलिए आयोग भी खारिज कर सकता है, क्योंकि उसकी केंद्रीकृत सूची जारी नहीं होती कोई भी। और यूजीसी केयर और यूजीसी में भी एक नियम है कि पत्रिका में ये लिखा होना चाहिए कि वो यूजीसी केयर लिस्टेड है, या यूजीसी की पूर्व सूची में वो पत्रिका शामिल थी। बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारे जर्नल ऐसे हैं जो यूजीसी सूची में नहीं है, लेकिन वो लिख देते हैं कई बार। तो ये होता है, कितनी सारी मतलब आलेख आते हैं, तो हो सकता है कि वो भी मिस हो जाए हो। मुझे जब तक लगता है ये हो सकता है। जी जी हाँ, राजीव। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सर, आपने जो भी कहा मुझे भी पूर्वानुमान यही था कि जिस पर भी पहले से पीयर रिव्यूड या इस तरह का लिखा गया है, आई थिंक उसे ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। और शायद यही सब, चूंकि आपने भी बताया कि उसका कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं बनाया गया है पीयर रिव्यूड जर्नल का कि कहीं एक सूची है जिस पर जा करके आयोग सर्च कर ले और मिल जाए। तो यही सब इथिकल जो पॉइंट है उन्हीं सब आधारों पर देखा जाएगा। और बिल्कुल सर, आपने जो कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि यही हो ही रहा होगा, तो इसमें तो डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। जी हाँ, थैंक यू डॉक्टर एक दीपेश। सवाल है राज, ये दीपेश कुमार का आईएसबीएन आईएसएसएन नंबर भी एक बेसिस। आईएसबीएन का तो सर दीपेश जी नहीं वैल्यू है कुछ भी। आईएसएसएन नंबर तो ऑब्वियसली सारे जर्नल्स में होते हैं, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आईएसबीएन तो राज नहीं मान्य कर रहे हैं हम ये लोग। आईएसबीएन ये आईएसबीएन बुक के लिए होता है। बुक के लिए बुक के होता लिए है, होता है जी। यस। जी। तो आईएसएसएन नंबर तो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो सबको मिलता है, सारे जर्नल्स को इंडिया में मिला हुआ है। और पीयर रिव्यू पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही डिसाइड कर रहे हैं मोस्टली, क्या कौन सा मैगजीन, कौन सा जर्नल रिसर्च पेपर सही है, नंबर देना है नहीं देना है। बाकी कुछ प्रोसीजरल्स एरर भी अगर है किसी में तो उसको भी शायद वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लाइक जिन लोगों ने ठीक से अपलोड वगैरह नहीं करा है या नहीं भेजा है। एक और हैंड रेज हुआ है राज, नामिता मैम की तरफ से। मैम आप सवाल पूछ सकते हो अपना। सर, मेरा एक सवाल था कि अगर एक ही जर्नल में सारे पब्लिकेशन, जैसे मेरे 5 रिसर्च पेपर एक ही जर्नल में है, अलग अलग टाइम पर है, तो क्या वो वैलिड होंगे? मैम, कुमार गौरव सर ने आपके सामने अभी इथिकल चीज़ें रखी कि एक्चुअल में कोई डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि एक्चुअल में आयोग इसे कंसीडर कर रहा है नहीं कर रहा है।
बट क्या अगर सर आप ही अपनी बातें रखें क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों के, अच्छे से रख पाएंगे। नहीं नहीं, आप बोल सकते हैं। मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी एक ही पत्रिका में अपने सारे आलेख प्रकाशित करते हैं और अगर पत्रिका भी ये जानती है कि आप इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि आप अगर पत्रिका में भेज ही नहीं रहे हैं अपने आलेख, तो आप विशेषज्ञ तौर पे, क्योंकि संपादक के तौर पे हमारे पास जब भी 10 या 5 आलेख एक ही बार में आते हैं या एक ही अलग अलग अंक के लिए भी कई बार शोधार्थी भेज देते हैं, तो हम इसकी गारंटी कभी नहीं होती। हम जानते हैं कि जो विशेषज्ञ जब भी उसको चेक करेंगे या फिर वो पीएचडी जमा करते वक्त या फिर नियुक्तियों में भी, क्योंकि कई बार हुआ है कि कुछ विश्वविद्यालयों में 1-2 महीने में लगातार भी अगर आलेख आए तो एक को खारिज कर दिया जाता है। तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आलेख को लेकर क्योंकि कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होती, ये विशेषज्ञ समिति पे निर्भर होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि उनको कि आप 1 से 10 मतलब कि सारे 5 के 5 आलेख अगर पब्लिश हुए हैं तो क्यों नहीं मान्य होंगे क्योंकि एक को हो सकता है। तो मुझे लगता है ये बाकी नियमता तो होना चाहिए कि अगर आपने 1-2 पब्लिश हुए हैं तो भी मान्य होगा क्योंकि एक के आधार बनाया जाता है। मुझे जहां तक लगता है यही है, ये नियम आप कोई तय नियम ना होने के कारण मतलब उनके ऊपर निर्भर है और ये उनका अधिकार क्षेत्र है। मैम जैसा कि सर ने जो इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपना विजन था उन्होंने रखा, और सर ने जैसा ये भी कहा, और ये सर्वविदित है कि जो ये एक्सपर्ट मेंबर के जो बाहर से जो एक्सपर्ट आ रहे हैं आपकी स्क्रूटनी के लिए, उनके क्षेत्राधिकार में ये चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पर कोर्ट केस का भी ऐड करना चाहूँगा। कोर्ट में भी कुछ इस तरह के केसेस हुए थे जो इनका रिसर्च पेपर या फिर किसी चीज़ को लेकर के अगर उनके नंबर को कम किया गया है, अगर काटा गया है, तो कोर्ट में भी आयोग ने अपनी तरफ से जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, उसने भी यही कहा है कि एक्चुअल में जो स्क्रूटनी के एक्सपर्ट मेंबर आए हुए तो उन्होंने ये किया है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। और जो मेंबर आएंगे वो इथिकल चीज़ों पर भी करेंगे। तो सर जैसा कि मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इन रिसर्च के क्षेत्रों में ये पारंगत हैं, तो इथिक्स तो आप समझ गए कि क्या है। अगर एक ही जनरल में है बार बार तो वो क्या करेंगे। और राज, यहाँ पे जो यूजीसी ने गाइडलाइन दिया है वो भी डिस्कस कर लिया जाए कि यूजीसी ने स्पष्ट गाइडलाइन दिया है कि इन केस कोई पेपर जिसका क्वालिटी चेक करना है तो वहां पे एक एक्सपर्ट की कमिटी जो है वो चेयरमैन के द्वारा बनाई जाएगी या वाइस चांसलर के द्वारा बनाई जाएगी, और वो एक्सपर्ट जो डिसीजन देगा वो फाइनल माना जाएगा। अगर वो कहेगा कि हाँ ये जो पेपर है ये सही मतलब जो रिसर्च क्वालिटी रिसर्च है तो उस पे मार्क्स दिया जाएगा एकेडमिक पॉइंट्स, और नहीं तो नहीं दिया जाएगा। और वो एक्सपर्ट जो होते हैं वो नॉर्मली मिनिमम एसोसिएट प्रोफेसर या उससे ऊपर के होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली आदित्य जो इस चीज़ का मेंशन कर रहे हैं वो ये है कि आपका जनरल, जैसे एक तो ये हो गया कि यूजीसी केयर में है या पीयर रिव्यूड में है तो इसे माना जाएगा नहीं माना जाएगा, लेकिन एक्चुअली में यूजीसी का एक गाइडलाइन हम लोगों ने हाल के दिन में देखा था, या कब है वो थोड़ा मैं डेट को लेकर के। 2019 का गाइडलाइन है वो। ओके उस ओके। समय सारी यूनिवर्सिटीज को भेजा गया था वो। आई थिंक पब्लिक फोरम पे भी अवेलेबल है यस यस। डोमेन में। तो उस आज आप शेयर भी शायद उस पे वीडियो भी बनाया है हाँ, आपने। वीडियो ऑलरेडी मैं बनाया था। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो क्वालिटी के आधार पे आपके रिसर्च पेपर को छाँटा जा सकता है, मान्य किया जा सकता है, नहीं मान्य किया जा सकता है। तो वहाँ पर फिर ये किस जर्नल में है, केयर में है, कहाँ है, डज़न्ट मैटर। वो क्वालिटी के आधार पे एक्सपर्ट मेंबर चाहें, अगर उन्हें लग रहा है कि और किस। जी। इस पे एक और पॉइंट है, बहुत लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं बट हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हाई कोर्ट का ये जुरिसडिक्शन नहीं है कि अब हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी कि एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में कौन सा जर्नल मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से कमीशन का राइट है यहाँ। कुमार गौरव सर आप कुछ बोल रहे हैं। जैसे एक बातचीत राज्य भी जानते हैं कि पिछले वीडियो में भी उठाया गया था कि देखिए शोध आलेख रेफरेंस को लेकर भी कई बार होता है कि अगर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि रिसर्च आर्टिकल में रेफरेंस होना कंपल्सरी जो आर्टिकल होता है, लेकिन कई आलेख पेयर रिव्यू पत्रिकाओं में भी मिलते हैं जिसमें रिसर्च आर्टिकल होता नहीं, वो आर्टिकल और मतलब बुक रिव्यू तक को भी कहते हैं कि इसका मान्य होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि उनके ऊपर ये उनका अधिकार क्षेत्र है, उनका अनुभव है। दूसरा ये कि कई विश्वविद्यालयों के पास पत्रिकाओं की सूची होती है। जहां तक मुझे जानकारी है कि आयोग ने भी कहा होगा कि आप विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो है विभाग है, जो विषय अनुसार है, कि आप अपनी सूची बनाइए पत्रिकाओं की, पीयर रिव्यू की खासकर, कि इसमें जो आलेख प्रकाशित हो। दूसरा कि अब जब विशेषज्ञ बैठे होंगे तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने ये देखा होगा कि कम से कम वो रिसर्च आर्टिकल होने चाहिए, रेफरेंसेस होना चाहिए। अगर रेफरेंसेस नहीं है तो ये भी हो सकता है कि उस आधार पर भी कहीं खारिज हुआ हो, लेकिन पूरा मामला ही उनके अधिकार क्षेत्र का है। तो इस पे क्वेश्चंस नहीं खड़े होते हैं क्योंकि सीधा संवाद नहीं है, या आयोग ये नहीं बताएगा जाकर।
बिल्कुल, बिल्कुल, वही चीज़ सर बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली कहने का तात्पर्य ये है मूल रूप से कि किसी चीज़ का परसेप्शन पहले से नहीं बना सकते कि यही चीज़ है जिसकी वजह से नंबर काटा गया है। वो हर सब्जेक्ट के अलग-अलग एक्सपर्ट के ऊपर निर्भर करता है और वो जैसे मूल्यांकन करेंगे और उनको जो उचित लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो कि कंसीडर व्यवस्था को लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि हम खारिज भी कर सकते हैं चीज़ों को लेकर कि आयोग ने ये किया। एक बात जो मुझे लगती है, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि कई बार परिणाम जारी होने के बाद अब ये होता है कि मान लें कि ये तो सही बोल रहे हैं मतलब चीज़ों को लेकर, या तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फेयर अभी सिलेक्शन हो रहा है। आप कोई भी धारणा सोशल मीडिया के आधार पे, मेरा सुझाव यही है, बिल्कुल ना बनाएँ। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके इंटरव्यू के अंतर्गत जो भी चयन समिति भी है, आप जाएँगे वो बिल्कुल आपको मतलब एक समय और रिलैक्स करते हैं। तो मुझे इतना ही कहना है अंत में। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये चीज़ तो हम सभी समझ रहे हैं जो बारीकी से इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सर जायज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पर किसी तरह का फ़ाल्सिफ़िकेशन या फिर बायसनेस हो रहा है। तो नो डाउट सर, ये तो बिल्कुल श्योर है। ओके यहाँ पर राज सर, जी हाँ, या राज सर